ठीक है, आओ क्वेश्चन नंबर 8 आपको होमवर्क दिया था लास्ट लेक्चर में। ऑन 1 जनवरी हरिओम परचेस 6 मशीन वाला। आंसर्स आए क्या इसके? कोई मुझे बताएगा क्या क्या आंसर्स आए? क्वेश्चन नंबर 8, हरिओम परचेस 6 मशीन। कौन सा 7th वाला है? 8 वाला ना? हाँ वही पूछ रहा हूँ। हाँ? संध्याकाळी या म्हणा, सर आता भेटणार नाही मला लेक्चर। चलो बताओ कितनी मशीन बेची? 2। पहले पे लॉस है कि प्रॉफिट है? लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन कौन से साल में? 2022 में। कितना रुपया? 1000। फिर प्रॉफिट है कि लॉस है? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन कौन से साल में? 2023। कितना? 500। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ मशीन अकाउंट। मशीन अकाउंट डेबिट बैलेंस होगा मशीन अकाउंट में कितना? 88,000। और क्लोजिंग बैलेंस इन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, इसमें क्रेडिट बैलेंस होगा, जाहिर सी बात है। कितना रुपया? 22,000। अगर डेप्रिसिएशन डायरेक्टली लगाते असेट अकाउंट में तो असेट अकाउंट 88,000 माइनस 22,200 में दिख रहा होता। ये सबका आंसर आया। 9 नंबर क्वेश्चन होमवर्क था क्या? हाँ, राजीव ने बिजनेस स्टार्ट किया मार्च 22 को। उसने एक्वायर्ड किया मशीन 2 लाख की, और एक मशीन खरीदी 5 लाख की। उसने मशीन बेची जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट 60,000 थी 35,000 में। डेप्रिसिएशन 15% WDV डेप्रिसिएशन और मशीनरी अकाउंट बनाना है। मेथड के बारे में कुछ दिया गया नहीं है, तो कौन सी मेथड यूज करेंगे? नहीं, मेथड ऑफ अकाउंटिंग के बारे में कुछ नहीं दिया है, तो डायरेक्ट मेथड। तो लॉस है कि प्रॉफिट है सेल ऑफ मशीन पे? कितना है लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन? 11,537। क्लोजिंग बैलेंस इन मशीन अकाउंट कितना है? 1,05,520 1,50,525। यहां तक सब ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है असेट कॉस्टिंग हैविंग 1 लाख हैविंग अ यूजफुल लाइफ 10 ईयर बीइंग डेप्रिशिएटेड बाय स्ट्रेट लाइन मेथड इन थर्ड ईयर ₹20,000 गवर्नमेंट ग्रांट फॉर दिस asset is received. Pass the journal entry. Pass the journal entry. लिखो क्वेश्चन नंबर 10 लिखो। या ऐसा करो ना, शो दी कौन सा अकाउंट? शो दी एसेट अकाउंट। जर्नल एंट्री से अच्छा है क्या पास करें बनाएंगे अपन? एसेट अकाउंट बनाते। अब नोट लिखेंगे, सुनो। गवर्नमेंट ग्रांट का मतलब क्या होता है? ग्रांट का मतलब क्या होता है? सरकार के तरफ से हमें फोकट में क्या मिलना? पैसा। इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रांट बोलते हैं। अब मान के चलो कि भाई आपने एक मशीन खरीदी 1 लाख रुपए में, एंट्री क्या पास करोगे? मशीन को डेबिट और बैंक को क्रेडिट। आपके जेब से आपने 1 लाख रुपए दिया। अब सरकार ने एक स्कीम रखी थी। स्कीम ये कहती है कि आप मशीन खरीदो, सरकार आपको 20,000 रुपए की ग्रांट देगी। इसका मतलब क्या है? अगर आप 1 लाख की मशीन खरीदते हो तो उसमें से 20,000 रुपए बाद में आपको कौन देगा? गवर्नमेंट। तो चलो आपने मशीन खरीदा, मशीन खरीदने के बाद तो उसका बिल आपके पास आया, आपने पैसा पे किया और ऑनलाइन एक बिल अपलोड कर दिया गवर्नमेंट की वेबसाइट पे कि भाई मैंने 1 लाख की मशीन खरीद ली है, कृपया करके जैसा आपने वादा किया था वैसा मुझे 20,000 रुपए की क्या दो? ग्रांट दो। जो भी पर्पज होगा सरकार का। अब सरकार ग्रांट किस चीज के लिए देती है? तो आमतौर पे ग्रामीण क्षेत्र में व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या देती है? ग्रांट। तो आप अगर बिजनेसमैन हो, आप एंटरप्रेन्योर हो और आप अगर चाहते हो कि आप ग्रामीण क्षेत्र में कोई बिजनेस करे, व्यापार करे, फैक्ट्री डाले या कारखाना डाले, तो सरकार बोल सकती है कि आप करो, मशीनें खरीदो, उसमें से 20%, 30%, 40 या कभी कभी 50% या समटाइम 100% पैसा कौन देंगे? हम आपको भर के देंगे। पर्पस क्या है? सरकार क्यों आपकी मदद कर रही है? ताकि आप जाओ और रूरल एरिया में क्या स्टार्ट करो? बिजनेस। कोई जाना नहीं चाहता। अगर आपके पास चॉइस हो, पैसा हो
यवतमाल में बिजनेस करे या फिर किसी रूरल विलेज में जाके बिजनेस करे तो आप क्या प्रीफर करोगे? डिस्ट्रिक्ट प्लेस या सिटी प्लेस को प्रीफर करोगे। पर सरकार चाहती है कि रूरल में भी बिजनेस बढ़े, तो सरकार रूरल में बिजनेस डाल में जितने भी मशीन खरीद रही उस पर आपको क्या ऑफर करती है? ग्रांट। अब जर्नल एंट्री पे आते हैं। मशीन 1 लाख की आपने खरीदी, क्या जर्नल एंट्री पास करोगे? मशीन को डेबिट और बैंक को क्रेडिट। मशीन खरीदने के बाद आपने सरकार को अप्लाई किया, सरकार ने आपकी एप्लीकेशन मंजूर कर दी और आपको 20,000 रुपए ग्रांट के दे दिए, क्या एंट्री पास करोगे? कैश अकाउंट को डेबिट और गवर्नमेंट ग्रांट इनकम को क्रेडिट। ये इनकम हुई ना आपकी। अगर आपने कैश को डेबिट किया तो उसका डेबिट कैश अकाउंट में जाएगा और उसका क्रेडिट कहां जाएगा? गवर्नमेंट ग्रांट इनकम अकाउंट में। अभी आपकी इनकम है क्योंकि इसमें कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस। ये जब आप अकाउंट फाइनल करोगे तो ये क्रेडिट कहां जाना चाहिए? कोई भी इनकम का क्रेडिट कहां जाता? पीएनएल के क्रेडिट। ठीक है। अब एक बात ऐसी है कि गवर्नमेंट ने आपको बोला कि आप मशीन खरीदो, ग्रामीण क्षेत्र में व्यापार करो, फैक्ट्री डालो। आप 1 लाख की मशीन खरीदोगे तो 20,000 मतलब 20% पैसा ग्रांट के स्वरूप में आपको कौन देगी? गवर्नमेंट। पर मशीन खरीदने के बाद आपको रूरल एरिया में हर साल पूरे के पूरे 12 महीने कम से कम 10 लोगों को नौकरी देनी है। कितने लोगों को नौकरी देनी है? 10। और उनको सैलरी देनी है। अगर आपने मशीन खरीदी, आपको हमने ग्रांट दी और यह बात साबित होती है कि आपने 10 लोगों को सैलरी नहीं दी है, उनको जॉब नहीं दी, तो यह ग्रांट आपको क्या करनी पड़ेगी? रिफंड करनी पड़ेगी, वापस करनी पड़ेगी। अब सरकार क्या फोकट में देती है कि आपको? ऐसे तो बड़ा आसान है कि मशीन खरीदो, सरकार से ग्रांट लो, दूसरे दिन मशीन को क्या कर दो? बेच दो, सरकार का पैसा खा दो। सरकार आपको पैसा देती है, ग्रांट देती है, मदद करती है, पर इसके लिए नहीं कि आप फ्रॉड करो, बल्कि इसके लिए ताकि देश का, अर्थव्यवस्था का और ग्रामीण क्षेत्र का क्या हो? विकास हो। अब बोल, अब आपके पास जब 20,000 रुपए की ग्रांट आई है, कंडीशनल थी कि अनकंडीशनल थी? कंडीशनल है कि अनकंडीशनल है? तो आपकी इनकम है कि आपकी लायबिलिटी है? तो जब पैसा आया तो एंट्री क्या पास करोगे? बैंक को डेबिट और गवर्नमेंट ग्रांट को क्रेडिट। अब मेरा सवाल है, ये गवर्नमेंट ग्रांट का क्रेडिट बैलेंस, इज इट योर इनकम और योर लायबिलिटी? तो इसको पीएनएल के क्रेडिट में डालोगे कि बैलेंस शीट की लायबिलिटी में? क्यों? क्योंकि कभी ना कभी ये क्या करना पड़ सकता है? वापिस करना पड़ सकता। अच्छा, तो जब गवर्नमेंट से हमें ग्रांट मिलती है तो इसके भी 2 प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। एक होता है रेवेन्यू ग्रांट और एक होता है कैपिटल ग्रांट। अब मैं और आपको डिटेल में लेके चलता हूं, हालांकि सीए फाउंडेशन में ये सब चीजें इतनी डिटेल में नहीं है। ये सब पार्ट है आपके सीए इंटरमीडिएट और सीए फाइनल की पढ़ाई का, जहां पे आपको एक चैप्टर ही है गवर्नमेंट ग्रांट पे, जिसका नाम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स। पर ये बिल्कुल छोटा सा एक बेसिक सा एग्जांपल आपको समझ रहे कि भविष्य में आपको क्या पढ़ना है, इसके लिए सीए फाउंडेशन में सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है। अभी जो मैं बोलने जा रहा हूं या आपको पढ़ाने या बताने जा रहा हूं, इसका एग्जाम से वैसे देखा जाए तो कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि फाउंडेशन लेवल पे एग्जाम में ये बातें पूछी जाती नहीं है और वो आपके लिए है भी नहीं सही। फिर मैं बताता हूं, ग्रांट आमतौर पे 2 प्रकार की होती है, एक होती है रेवेन्यू ग्रांट और एक होता है कैपिटल। अभी हमें सरकार 20,000 रुपए की ग्रांट मशीन के लिए दे रही है। मशीन हमारा कैपिटल असेट है, फिक्स असेट है। तो ऐसे ग्रांट को कौन सी ग्रांट बोला जाएगा? कैपिटल, जिसमें आपको मशीन खरीदने के लिए, जमीन खरीदने के लिए या कोई और फिक्स असेट खरीदने के लिए सरकार की तरफ से क्या मिलती है? ग्रांट, मदद या पैसा मिलता है। एक होती है रेवेन्यू ग्रांट। अगर सरकार ऐसी भी आपको एक कंसेशन या ग्रांट दे सकती है, जहां बोलोगे कि आप ग्रामीण क्षेत्र में फैक्ट्री डालो, वहां पे आपको रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा। अरे माल बनाने के लिए क्या खरीदना पड़ेगा? रॉ मटेरियल। तो आपको रॉ मटेरियल खरीदने के लिए सरकार पैसा दे रही है। फॉर एग्जांपल, ग्रामीण क्षेत्र में शक्कर की फैक्ट्री लगाते हो, तो अगर आपने पूरे साल भर में 1 करोड़ रुपए का गन्ना खरीदा, तो उसमें से 20 लाख रुपए कौन देगी आपको? सरकार। अब ये जो 20 लाख रुपए आ रहे हैं, ये किसके अगेंस्ट में आ रहे हैं? फिक्स एसेट खरीदने के अगेंस्ट में कि परचेस करने के अगेंस्ट में? परचेस। अब परचेस एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है? रेवेन्यू। तो ये जो 20 लाख रुपए माल खरीदने के लिए दिए हैं, ऐसी ग्रांट को बोला जाता है रेवेन्यू ग्रांट। क्या बोला जाता है? रेवेन्यू ग्रांट। और मशीन, जमीन, बिल्डिंग, ऐसी प्लांट, ऐसी चीजें खरीदने के लिए जो ग्रांट आती है, उसको कौन सी ग्रांट बोली जाती है? कैपिटल। तो जैसे एक्सपेंडिचर के 2 नेचर होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल, वैसे रेवेन्यू के भी 2 नेचर होते हैं। आने वाले पैसे की, जाने वाले पैसे के 2 नेचर होते हैं। एक तो आपका जाने वाला पैसा क्या होगा?
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या जाने वाला पैसा क्या होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक मिनट सर, हो मी कॉल बॅक करतो तुला लेक्चर मध्ये। तो आपके जाने वाले पैसे भी दो होते हैं। कैपिटल पेमेंट के लिए पैसा जाता है जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर, और आता है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो आने वाला पैसा भी दो नेचर का होता है। कौन सा? रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। तो जैसे आपको सेल करके पैसा आया, पैसा आ रहा है ना, सेल किया तो कैश को डेबिट, और सेल को क्या किया? क्रेडिट किया, तो इसको बोलेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट। कौन सी रिसिप्ट? रेवेन्यू। मशीन बेचा, पैसा आया, पैसा तो आया, इसको कौन सी रिसिप्ट बोलेंगे? कैपिटल। आपने खुद बिजनेस में कैपिटल लगाया, कैश को डेबिट और कैपिटल को क्या किया? क्रेडिट। बिजनेस की नजर से तो पैसा आया है, इसको कौन सी रिसिप्ट बोला जाता है? कैपिटल रिसिप्ट। तो सबसे पहले तो ये समझ लो, जैसे एक्सपेंडिचर के दो टाइप होते हैं। एक होता है कौन सा आपका? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एग्जांपल, आपने पैसा खर्च किया किस पे? सैलरी पे, एडवर्टाइज पे, और गुड्स को क्या करने पे? परचेस। ये सारे आपके एक्सपेंडिचर कौन से एक्सपेंडिचर है? रेवेन्यू। एक होते हैं कौन से एक्सपेंडिचर? कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे आपने पैसा खर्च किया मशीन खरीदने पे, पैसा खर्च किया प्लांट खरीदने पे, पैसा खर्च किया बिल्डिंग खरीदने पे, ये सारे आपके कौन से एक्सपेंडिचर है? कैपिटल। वैसे आपकी इनकम भी दो टाइप की इनकम होती है। कौन सी? एक होती है आपकी रेवेन्यू इनकम, और एक होती है आपकी कैपिटल इनकम या कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू इनकम में आपके पास पैसा आता है किससे? सेल करने से। ये आपकी कौन सी रिसिप्ट है फिर? रेवेन्यू रिसिप्ट। और आपने कभी मशीन बेची तो आपके पास पैसा आया, ये कौन सी रिसिप्ट है? कैपिटल रिसिप्ट। आपने कैपिटल डाला बिजनेस में, आपके पास पैसा आया, आपकी रिसिप्ट हुई। आपकी क्या हुई? रिसिप्ट हुई। कौन सी रिसिप्ट मानी जाएगी? कैपिटल रिसिप्ट। तो पैसा आता भी है रेवेन्यू नेचर का और जाता भी है रेवेन्यू नेचर का, पैसा आता भी है कैपिटल नेचर का और जाता भी है कैपिटल। उसी तरह गवर्नमेंट से आपको ग्रांट आती है। ग्रांट भी दो नेचर की हो सकती है। ग्रांट हो सकती है कौन से नेचर की? रेवेन्यू नेचर की। और ग्रांट हो सकती है कौन सी? कैपिटल। तो अगर आपको गुड्स परचेस करने के लिए या सैलरी पे करने के लिए सरकार ने पैसा दिया, तो ये आपका ग्रांट कौन सा नेचर का ग्रांट होता है? रेवेन्यू। इसकी एंट्री क्या होती है? कैश को डेबिट, ग्रांट को क्रेडिट। और ये ग्रांट कहां जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट। अब आपके कैपिटल ग्रांट जो होती है, जो आपको दी जाती है असेट को परचेस करने के लिए। क्या परचेस करने के लिए? एसेट को। इसकी जर्नल एंट्री होती है कैश को डेबिट और गवर्नमेंट ग्रांट को क्रेडिट। अगर ये इसका नेचर आपका है लायबिलिटी, मतलब ये ग्रांट मिली तो है पर कुछ कंडीशन फुलफिल नहीं हुए, तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा? वापस। तो आप इसको बैलेंस शीट के क्रेडिट साइड में दिखाते हो। कहां दिखाते हो? बैलेंस शीट के क्रेडिट। दूसरा रास्ता क्या? मेरा एक सवाल है, उसका जवाब दे दोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। आपने मशीन खरीदी 1 लाख की, कोई कंडीशन नहीं है, गवर्नमेंट ने आपको 20,000 का क्या दिया? ग्रांट। मेरा अगला सवाल है, मशीन आपको कितने में पड़ी? आपने 1 लाख रुपया देके क्या खरीदी? मशीन। कोई कंडीशन नहीं है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है इसमें कोई कंडीशन का उल्लेख किया गया नहीं है। सिर्फ इतना कहा गया है कि गवर्नमेंट से कितने रुपए की ग्रांट मिली? 20,000 की ग्रांट मिली। अब मेरा सवाल है, 1 लाख आपने दिए, 20,000 सरकार ने वापस दे दिए, ये मशीन आपको कितने में पड़ी? कितने में? 80,000। तो आपके बुक में भी कितने में दिखनी चाहिए? तो आप ये एंट्री पास कर सकते हो क्या? सबसे पहले जब मशीन खरीदी तो आपने एंट्री पास कर दी, मशीन अकाउंट को डेबिट कितना? 1 लाख। और आपने पेमेंट किया तो बैंक को क्रेडिट कितना? 1 लाख। जब गवर्नमेंट से आपको ग्रांट मिली तो आप ये एंट्री पास कर सकते क्या? बैंक अकाउंट को डेबिट कितना? 20,000। और क्रेडिट किसको? अब आप जब मशीन अकाउंट बनाओगे तो आपको पता चलेगा आपने मशीन खरीदी कितने की? 1 लाख की। गवर्नमेंट ग्रांट मिली कितने की? 20,000 की। आपके मशीन की आज की वैल्यू कितनी है? 80। और वैसे भी अभी अभी आपने जवाब दिया था कि मशीन आपको कितने में पड़ी। तो ग्रांट की रिसिप्ट को कैश को डेबिट और जिस असेट के लिए मिला है उस असेट को भी क्या किया जा सकता है? क्रेडिट किया जा सकता है। कर सकते हो? आओ फिर इसकी एंट्री बनाते हैं। लिखो, व्हेन government grant is received for purchase of fixed assets, it actually
रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ असेट। जब गवर्नमेंट ग्रांट मिलती है असेट को परचेस करने के लिए तो वास्तव में वो हमारी असेट की क्या कम करती है? कॉस्ट। 1 लाख का खरीदा, 20,000 किसी ने दे दिए तो आपको मशीन पड़ी कितने में? 80,000। हेंस जर्नल एंट्री फॉर रिसिप्ट of government grant of capital nature is bank account debit to asset account। एंट्री क्या पास करोगे आप? बैंक को डेबिट और एसेट को क्रेडिट। तो आपको एसेट अकाउंट बनाना था, बना लो एसेट अकाउंट 3 लाइन का। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट पहले 1 लाख की मशीन खरीदी तो मशीन अकाउंट को डेबिट, नीचे लिखोगे मशीन परचेस्ड। और जब गवर्नमेंट ग्रांट मिली तो मशीन अकाउंट को क्रेडिट, बैंक को डेबिट और मशीन अकाउंट को क्रेडिट। लगाएंगे ना। अच्छा, 3rd ईयर में मिला ना? ओके ओके, चलो पहले साल की एंट्री नहीं करते फिर। तो चलो पहले साल क्या लगाएंगे? बाय डेप्रिसिएशन। कितना लगेगा डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड से? 1 लाख, 10,000 बाय बैलेंस सीडी। कितना? अच्छा 3 साल का, तीसरे साल में ग्रांट है, कोई बात नहीं। टोटल इधर की टोटल 1 लाख, तो इधर की टोटल भी 1 लाख। दूसरे साल में चलते, टू बैलेंस क्या? ब्रॉड डाउन। कितना? 90,000। इधर लगाएंगे क्या? बाय डेप्रिसिएशन। $10,000। और हमारा आएगा बाय बैलेंस सीडी। कितना? 80,000। टोटल इधर की 90,000, इधर की भी टोटल कितनी? 90,000। फिर आगे बढ़ते हैं। अब कौन सा साल आया? तीसरा साल। तीसरे साल की शुरुआत कहां से होगी? टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितना? 80,000। फिर इस साल क्या मिली? डेप्रिसिएशन। ऐसा मानते हैं कि पहले दिन ही मिल गई, तो क्या लिखेंगे यहां पे? बाय बैंक। कितना? 20,000। ब्रैकेट में लिख देंगे ग्रांट रिसीव्ड। बोल। अब ठीक है। अब सुनो, यहां पे इतना आसान नहीं है। अब यहां पे इसकी क्या चेंज हुई है? कॉस्ट चेंज हुई है। अब डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला बदलेगा, नीचे लिखो नोट।
इन ईयर 1 एस्टिमेट्स वेयर एज फॉलोज। जब हमारे पास आज मशीन आई ईयर 1 में, तो एस्टिमेट कुछ और थे। हम बोल रहे हैं एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी है हमारी पहले साल में, 1,00,000। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ एक पहले साल में देखो तो यहां से आगे ये कितने साल चलने वाला है, 10 साल। और एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू कुछ नहीं दी है, तो पहले साल में एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू कितनी है, 0। अरे हां कि ना, पहले साल में आपके एस्टिमेट्स क्या थे, आपकी मशीन की कॉस्ट कितनी थी, 1,00,000। लाइफ कितनी थी इससे आगे, 10 साल। और एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू कितनी थी, 0 ईयर। तो आपने एक फॉर्मूला लगाया, एनुअल डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस रेसिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ। यही फॉर्मूला यूज किया कि नहीं? तो आपकी कॉस्ट कितनी थी, 1,00,000 रुपए, माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू कितनी थी, 0। और आपके हिसाब से लाइफ कितनी थी, 10 साल। तो आपने बोला कि डेप्रिसिएशन 10,000 पर एनम लगना चाहिए। अरे हां कि ना, अरे हां कि ना। अब जब थर्ड ईयर में ग्रांट आया तो आपके एस्टिमेट वेयर चेंज, आपके क्या चेंज हो गए बेटा, एस्टिमेट चेंज हो गया। अब आपके लिए थर्ड ईयर के बिगिनिंग में कॉस्ट कितनी है, 80,000 की आपकी मशीन थी। इसमें से आपको 20,000 की क्या मिली, गवर्नमेंट ग्रांट। तो अब आप ये बोलोगे कि मेरी मशीन की जो कॉस्ट है वो मेरे लिए 80,000 नहीं है, वो कितनी हो गई, 60। अरे भाई 80,000 की मेरी मशीन थी, गवर्नमेंट ने उसमें ग्रांट दे दी कितने रुपए की, 20,000 की। तो थर्ड ईयर में जब आके मैं ये देखता हूं पहले दिन मुझे 20,000 का क्या मिला, ग्रांट मिला, तो मेरी एस्टिमेटेड कॉस्ट ही अब क्या हो चुकी है, चेंज हो चुकी है कि नहीं। यहां से आगे अगर मैं देखूंगा तो मेरी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ कितनी रहेगी, यहां से आगे मशीन की जिंदगी कितनी थी, 10 साल। उसमें से कितने बीत गए, 2। तो क्या ग्रांट मिलने से मशीन का जीवन बढ़ता है क्या, नहीं। तो यहां से आगे ये मशीन और कितने साल चलेगी, 8 साल। इसकी एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू में कोई बदलाव आया क्या, नहीं। 2 साल पहले पता था कि इसके 10 साल बाद एक फूटी कौड़ी मिलने वाली नहीं है, आज भी पता है कि 8 साल के बाद कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तो क्या यहां से आगे आपके डेप्रिसिएशन की वैल्यू में चेंज आएगा कि नहीं आएगा। 2 साल तक आपके एस्टिमेट अलग थे तो आपने डेप्रिसिएशन अलग लगाया। अब आपका एस्टिमेट है कि आपके मशीन की कॉस्ट है कितनी रुपए, 60,000, स्क्रैप वैल्यू है 0, और इसके आगे उसका जीवन बचा है कितने साल, 8 साल। तो इसके बाद सॉरी कितने साल, 8 साल। तो इसके आगे इसका डिप्रिसिएशन कितना लगना चाहिए, 7,500 पर एनम। और 7,500 पर एनम 8 साल तक लगाओगे तो 8 साल बाद मशीन की वैल्यू ऑटोमेटिकली कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहां से आगे हमें बाय डेप्रिसिएशन कितने रुपए का लगाना पड़ेगा, 7,500 का। अभी आपके 11 के सिलेबस में नहीं है, उसमें सिर्फ इतना दिया है कि एक मशीन खरीदी तो बाद में ना तो उसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट चेंज होती, ना तो उसकी एस्टिमेटेड लाइफ चेंज होती, ना तो उसकी एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू चेंज होती। पर सीए फाउंडेशन में आपको ये तरीके दिए, जहां पे मशीन खरीदा था तब हमारा एस्टिमेट था कि इसकी कॉस्ट 1,00,000 है, इसकी स्क्रैप वैल्यू 0 है और इसकी लाइफ कितनी रहेगी, 10 साल। 2 या 3 साल जाने के बाद ये पता चला कि अब इसकी लाइफ आगे 7 साल नहीं कितनी रहेगी, 5, या फिर आगे 7 नहीं कितनी हो सकती है, और 10। पहले लगा था इसकी स्क्रैप वैल्यू 2,000 रहेगी, पर तीसरे साल के बाद लग रहा है कि इसकी स्क्रैप वैल्यू भी 2 के जगह कितनी रह सकती है, 5, या कितनी रह सकती है, 0। तो एक बार जो हमने डेप्रिसिएशन कितना लगाने का साल का इसका एस्टिमेट किया, तो बाद में इस एस्टिमेट को बदला भी जा सकता है। यहां बदला कि नहीं बदला, अरे भाई पहले साल ये तय किया था कि हर साल कितना डेप्रिसिएशन लगाऊंगा, 10,000। पहले साल लगाया, दूसरे साल लगाया, तीसरे साल में कुछ घटना ऐसी घटी कि मेरे जो एस्टिमेट थे वो सब क्या हो गए, चेंज। तो जाहिर सी बात है डेप्रिसिएशन की वैल्यू भी क्या होगी, चेंज होगी। ये पार्ट समझ में आया क्या, ये ग्रांट का तो पार्ट था ही था इसमें,
साथ ही साथ एक सेकंड लर्निंग ये थी कि हमारे एस्टिमेट चेंज होते तो एनुअल डेप्रिसिएशन बीच में से कभी भी चेंज हो सकता है। क्या हमने मेथड चेंज की? क्या पहले कौन सी मेथड से लगाते थे, अब भी कौन सी मेथड से लगाते हैं? एसएलएम। क्या हो अगर मेथड भी चेंज हो जाए तो? बीच में से क्या मेथड चेंज की जा सकती है? क्या कर सकते कि नहीं कर सकते? जब मशीन खरीदी मुझे लगा कि एसएलएम लगाना चाहिए, 2 साल बाद ऐसा लगा कि डब्ल्यूडीवी क्यों नहीं लगाता, तो ये भी कर सकता कि नहीं कर सकता? सुनो, एस्टिमेट चेंज करना आसान है, जो अभी अभी किया। जिस साल में एस्टिमेट चेंज होता उसी साल में उसका इफेक्ट चेंज हो जाता। पहले 2 साल डिप्रिसिएशन कितना लगा था? 10,000। तीसरे साल में एस्टिमेट चेंज हुआ तो तीसरे साल से डिप्रिसिएशन कितना लगेगा? 7,500। एस्टिमेट को चेंज करना आसान होता है, पर मेथड को चेंज करना आसान नहीं होता। वो भी है हमारे सिलेबस में। अगले चैप्टर किस, अगले टॉप क्वेश्चंस किस पे, जहां पे क्या चेंज होती है? मेथड। तो समझो, डेप्रिसिएशन की मेथड में चेंज किया जा सकता है। डब्ल्यूडीवी था तो एसएलएम, एसएलएम था तो डब्ल्यूडी, पर वो मैंने पढ़ाया नहीं। डेप्रिसिएशन की मेथड वही रखने की, जैसे इसमें एसएलएम थी, अब भी क्या रखी? एसएलएम। पर एस्टिमेट चेंज हो सकते। किसके एस्टिमेट चेंज हो सकते? कॉस्ट तो आमतौर पे बदलती नहीं है, कॉस्ट तो आमतौर पे बदलती नहीं है। 1 लाख की खरीदी थी तो वो तो हमेशा कितनी रहेगी? 1 लाख। पर बहुत ही रेयर केस में क्या चेंज हो सकती है? कॉस्ट। जैसे हमें ग्रांट मिली तो क्या चेंज हो गई? कॉस्ट। एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू में चेंज आ सकते कि नहीं आ सकते? अब भाई आपने घर पे वॉशिंग मशीन खरीदी तो खरीदते वक्त उसकी कॉस्ट तय रहती है। खरीदने वाला बोलता है कितने साल चलेगी, तो 5 साल तो बिल्कुल सोचो मत, आराम से निकल जाएंगे। बताता हूं तो उसकी लाइफ कितनी है? 5 साल। उसके बाद अपन पूछते फिर अगर मुझे नहीं खरीदनी रही तो वो बोलता कोई बात नहीं, अभी 15,000 की वॉशिंग मशीन है, आप रिप्लेस करोगे तो 2,000 रुपए आपके कम कर देंगे नए मशीन पे। मतलब आपके पुराने वॉशिंग मशीन की स्क्रैप वैल्यू कितनी है? 2,000। तो आपके पास 3 चीज है, कॉस्ट है, एस्टिमेटेड लाइफ है 5 साल, और एस्टिमेटेड क्या है? स्क्रैप। आपने घर पे मशीन इतनी बढ़िया वापरी कि 3 साल खत्म होने के बाद उस मशीन पे एक दाग नहीं, उसके परफॉर्मेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ा, किधर भी कुछ भी काला टिक्कू कुछ नहीं, फाइन मशीन काम करती है, इतनी अच्छी कि 2 साल अगर इसी तरह से चलाओगे तो 2 नहीं, वो मशीन आप ओपन मार्केट में 5,000 में रिप्लेस कर सकते हो। तो क्या आपका एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू चेंज हुआ कि नहीं हुआ? हाँ कि ना? नहीं तो ये भी हो सकता है 2 साल में इतना रद्दी धोया उसको, मतलब मशीन ने कपड़े धोने चाहिए थे, आपने मशीन को धोया, और मशीन की हालत इतनी भंगार हो गई कि भंगार वाला भी उसको लेने को तैयार नहीं है। भंगार वाला बोला ये मशीन 3rd फ्लोर पे आपके, नीचे खुद उतार के दो तो 100 रुपए देता, नहीं तो मैं लेके जाता नहीं। मतलब वो भंगार वाला भी उसको लेने को तैयार नहीं है। तो आपका एस्टिमेट क्या था? 5 साल बाद कितने में बिकेगी? 2,000। वो अब कितनी हो चुकी है? 0। एस्टिमेट आसानी से चेंज होते हैं, पर मेथड ऑफ अकाउंटिंग उतने आसानी से चेंज होती नहीं है। यहां पे हमने क्या चेंज की? मेथड चेंज की अकाउंटिंग की, कि एस्टिमेट चेंज किया? ठीक। तो डेप्रिसिएशन भी क्या होगा? चेंज। बन गया आपका कितने साल का मशीन अकाउंट बन गया? 3 साल का। यहां पे आपने गवर्नमेंट ग्रांट को क्या एंट्री पास की? बैंक को डेबिट और एसेट अकाउंट में क्रेडिट। और गवर्नमेंट ग्रांट मिलने से आपकी कॉस्ट ही क्या हो गई? कम। तो आपके डेप्रिसिएशन की एस्टिमेट भी क्या हो गए? चेंज हो गया। तो इसका क्या निकाल लो? बाय बैलेंस सीडी। कितना? कितना? 52,500। चले अगले क्वेश्चन पर। कितने मार्क के लिए आएगा? ऐसा क्वेश्चन आया तो 5 मार्क के लिए। 2 लाइन का क्वेश्चन है, कितने मार्क के लिए आ सकता है? 5 मार्क के लिए आ सकता है। एक्चुअली ये क्वेश्चन गवर्नमेंट ग्रांट से जुड़ा हुआ नहीं है, ये क्वेश्चन जुड़ा हुआ है चेंज इन एस्टिमेट्स ऑफ वैल्यूज। एस्टिमेटेड लाइफ में चेंज होना, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू में चेंज होना, और एस्टिमेटेड कॉस्ट में क्या होना? चेंज। ग्रांट की अकाउंटिंग तो बहुत डिटेल अकाउंटिंग है, वो आपको सीए इंटरमीडिएट और सीए फाइनल में पढ़नी है, क्योंकि ग्रांट के नेचर अलग अलग होते हैं, उससे लायबिलिटी भी जुड़ी हुई होती है। अगले क्वेश्चन क्या? इलेवेंथ क्वेश्चन है, असेट कॉस्टिंग 1 लाख रुपए हैविंग यूजफुल लाइफ ऑफ 10 ईयर बीइंग डेप्रिसिएटेड बाय कौन सा मेथड? स्ट्रेट लाइन मेथड। इन 3rd ईयर देयर वाज एन अपवर्ड रिवैल्यूएशन ऑफ असेट बाय कितना? 20,000। अब सुनो, मैंने मशीन खरीदी 1 लाख रुपए की आज,
तो मैंने मशीन अकाउंट को डेबिट किया, बैंक अकाउंट को क्रेडिट किया, मेरा मशीन अकाउंट बन गया। आज मेरे बुक में मशीन कितने में दिख रही है? 1,00,000। पहले साल का डिप्रिसिएशन कितना लगाऊंगा? 10,000, क्योंकि आज तो मुझे लग रहा है कि मशीन की लाइफ कितनी है? 10 साल। तो पहले 10,000 का डिप्रिसिएशन लगाया, मशीन दिख कितने में रही है? 90,000। दूसरे साल कितने का डिप्रिसिएशन लगाऊं? कितने में दिखेगी? तीसरा साल जब शुरू हुआ तो मैंने मेरी मशीन किसी को दिखाई। उसने मुझे पूछा कि कितने की मशीन खरीदी थी? मैंने बोला 1,00,000 की। कितने साल हो गए? 2 साल। तो आज ये मशीन कितने की है? तो मैंने बोला भाई मेरे बुक में तो 80 में दिख रही है। अब उसने बोला भाई ये जो मशीन है ना, इसमें जो मटेरियल लगता है इतना महंगा हो चुका है कि आज अगर ये मशीन इसी हालत में खरीदने जाओ या बेचने जाओ तो ये 80 में नहीं, कितने में बिकेगी? 1,00,000। तो मुझे लगा यार मेरी मशीन महंगी है, मेरी मशीन की भाव बढ़ चुके हैं मार्केट में। ये मशीन 80 की नहीं है, कितने की है? 1,00,000 की। तो मेरे बुक में 80 में क्यों दिखे? तो मेरी इच्छा है कि मेरी मशीन मेरे बुक में 80,000 में नहीं, कितने में दिखनी चाहिए? 1,00,000। अब 80,000 मशीन में कौन सा बैलेंस है? डेबिट या क्रेडिट? डेबिट या क्रेडिट? अब मैं चाहता हूं उसको 80,000 को कितना करूं? 1,00,000। तो मशीन अकाउंट में और डेबिट करने पड़ेंगे कि क्रेडिट? कितना डेबिट करूं? तो क्रेडिट कहां करूं? कहां करूं? इसके लिए एक मेथड दी गई है अकाउंटिंग में। तो वो बोलता है कि अगर आपको मशीन की वैल्यू कभी भी बढ़ानी है, देखो मशीन किसकी है? आपकी है कि मेरी है? आपकी है। बुक किसके? आपके है कि मेरे है? आपके। किसके घर की खेती है वो बुक ऑफ अकाउंट और बैलेंस शीट और मशीन अकाउंट? आपके घर की खेती है। आप जो मर्जी चाहे उसमें कर सकते हो, किसी ने रोका है क्या? नहीं। सिर्फ क्या नहीं कर सकते आप? सिंगल एंट्री नहीं कर सकते। आपको हमेशा ही कौन सी एंट्री पास करनी है? डबल। अब आपको लगता है कि मेरे बैलेंस शीट में तीसरे साल में मेरी मशीन 80,000 की नहीं दिखानी, मेरे को कितने में दिखाने की है? कितने में दिखाने की? आपको कोई रोक सकता है क्या भैया? मैं रोक सकता हूं क्या? मैं ये बोल सकता हूं क्या भाई भाई ऐसा मत करो, ये क्या कर रहे हो, तो पाप है? आप क्या बोलोगे? मेरी मशीन, मैं मालिक, मेरी बैलेंस शीट, मेरे को नहीं अच्छी लग रही 80,000 और मेरे को पक्का पता है कि ये मशीन 80 की नहीं, कितने की है? तो क्या मैं उसकी वैल्यू बढ़ा सकता हूं कि नहीं बढ़ा सकता? अगर ऐसे आप आपके असेट की वैल्यू बढ़ाते हो तो उसको बोला जाता है रीवैल्यूएशन ऑफ असेट। क्या बोला जाता है? कर सकते हो। 11th में था क्या रीवैल्यूएशन करना? नहीं। एक बार खरीद लिया, खरीद लिया ना, उसके एस्टिमेट चेंज होते थे ना उसकी क्या चेंज होती थी? मेथड। अब सीए फाउंडेशन में थोड़ा सा ज्यादा पढ़ रहे हो आप, मशीन खरीद भी रहे हो, जो नॉर्मल डिप्रिसिएशन लगाना है वो तो लगा रहे हो, उसके सेल पे प्रॉफिट लॉस तो कैलकुलेट करना है वो कर रहे हो, पर यहां पे बीच बीच में क्या चेंज हो रहे हैं? एस्टिमेट। अब आप उसको वैल्यू को अपवर्ड भी लेके जा रहे हो बीच में और क्या कर रहे हो? डाउनवर्ड भी कर रहे हो। सुनो मेरी बात। हेडिंग दो, रीवैल्यूएशन ऑफ असेट। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट। कोई नहीं, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। बेस्ड ऑन द एस्टिमेट्स ऑफ ओनर, ओनर का क्या एस्टिमेट है, इसके आधार पे द वैल्यू ऑफ, द वैल्यू मतलब बुक वैल्यू, हाँ कौन सी वैल्यू? बुक वैल्यू ऑफ एन असेट कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड this process is called as revaluation of an asset। इस प्रोसेस को बोला जाता है असेट को क्या करना? रिवैल्यूएशन करना। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिवैल्यूएशन। पहला होता है अपवर्ड रिवैल्यूएशन और दूसरा होता है डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन ऑफ असेट। आप चाहो तो अपने असेट की वैल्यू चाहो तो बढ़ा सकते हो, चाहो तो क्या कर सकते हो? घटा सकते हो। जर्नल एंट्री लिख लिया अपन, इसकी क्या लिखेंगे अपन? जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री लिखेंगे अपवर्ड रिवैल्यूएशन की।
और इसकी जर्नल एंट्री होती है असेट को डेबिट और रिवैल्यूएशन रिजर्व को क्रेडिट। एसेट अकाउंट को डेबिट, जितने से आपको वैल्यू बढ़ानी है, और इसका क्रेडिट देने का रिवैल्यूएशन रिजर्व में। ये याद रखना, मैं कभी भी पूछूंगा। बीइंग asset revaluate upward। ये रिवैल्यूएशन रिजर्व दिखेगा शो इन लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। ये आपकी इनकम नहीं है, ये आपकी इनकम नहीं है। तो ये जो क्रेडिट है रिवैल्यूएशन रिजर्व का, इसको आप पीएनएल के क्रेडिट में नहीं डाल सकते। इसको आप कौन सी साइड में डालोगे? बैलेंस शीट के क्रेडिट। आपकी मर्जी। क्या मशीन की वैल्यू बढ़ाने से आपके साल का प्रॉफिट बढ़ा क्या? अगर आप मशीन को डेबिट करते और पीएनएल में क्रेडिट करते तो क्या ज्यादा दिखता आपका? प्रॉफिट। आपको ऐसा करना अलाउ नहीं है। ऐसे तो मैं बोलूंगा कि ये मेरी बिल्डिंग मेरे दादाजी ने या किसी ने खरीदी थी 1 लाख की, ये आज है 1 करोड़ की, तो मैं 90 लाख रुपए बिल्डिंग में डेबिट करूंगा और 90 लाख रुपए पीएनएल में क्या करूंगा? क्रेडिट। तो एकदम मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मेरा प्रॉफिट कितने से बढ़ के दिखेगा? 90,000 से। ये अलाउ नहीं है, ये अलाउ नहीं है। अपवर्ड वैल्यूएशन करना है आपको अगर आपके असेट का, कोई रोक टोक नहीं है। बैलेंस शीट में ही असेट साइड में असेट वैल्यू बढ़ाओ तो लायबिलिटी साइड में क्या बढ़ेगा आपका? रिवैल्यूएशन रिजर्व। डेबिट कहां पे? एसेट में। क्रेडिट किस में? रिवैल्यूएशन रिजर्व। तो आसान भाषा में, अगर ये मेरी बैलेंस शीट है, जहां पे मेरी मशीन ऑलरेडी एट कॉस्ट मुझे दिख रही है 8,000 में। कितने में दिख रही है? 8। अब मैं चाहता हूं कि मेरी बैलेंस शीट में मशीन 8 में नहीं बल्कि कितने में दिखनी चाहिए? कितने में दिखनी चाहिए? 10,000 में। तो मैं एंट्री क्या पास करूंगा? मशीन को डेबिट कितने? 2,000। तो मशीन कितने में दिखेगी? 10। क्रेडिट किस में? रिवैल्यूएशन रिजर्व। और वो रिवैल्यूएशन रिजर्व कहां दिखाना है मुझे? कहां दिखाना है मुझे? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। एंट्री क्या पास हुई? असेट को डेबिट और रिवैल्यूएशन को क्रेडिट। तो कोई सवाल पूछे आपसे कि क्या आप आपके असेट को अपवर्ड रिवैल्यू कर सकते हो? जवाब हां रहेगा कि ना रहेगा? तो पूछेगा कि मुझे मेरी मशीन को अपवर्ड रिवैल्यूएशन करना है, तो जर्नल एंट्री क्या पास करूं? तो ट्रायल बैलेंस में असेट का डेबिट हुआ तो असेट अकाउंट तो डेबिट बैलेंस बढ़ गया। रिवैल्यूएशन अकाउंट में कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट। तो वो बोलेगा कि रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट बैलेंस को पीएनएल के क्रेडिट में डाल देता फाइनल अकाउंट बनाते वक्त। करने दोगे कि नहीं करने दोगे? करने दोगे कि नहीं करने दोगे? क्या बोलोगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट बैलेंस को कहां नहीं दिखाना? पीएनएल के क्रेडिट में नहीं दिखाना। कहां दिखाना? बैलेंस शीट के क्रेडिट साइड में, मतलब कहां पे? लायबिलिटी। फिर वो आपके साथ आर्गुमेंट करेगा, भाई मेरी 8 की मशीन की वैल्यू बढ़ के कितनी हो गई, तो मेरा प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? सुनो ना, वो आपसे क्या पूछेगा? मेरे पास मशीन थी 8 की, उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 10। अगर आपकी असेट की वैल्यू बढ़ती है तो ये आपका प्रॉफिट है कि लॉस है? तो फिर वो आएगा व्यक्ति जिसने अपने मशीन में क्या किया है? रिवैल्यूएशन। आपसे पूछेगा मेरी मशीन 8 से बढ़ के कितने की हो गई? 10। तो मेरा तो प्रॉफिट है कितने का? तो मुझे रोक क्यों रहे वो पीएनएल के क्रेडिट में डालने से? अरे भाई उसका जवाब तो जेन्युइन है ना, सवाल तो उसका जेन्युइन है। अगर आपके पास गोल्ड है 8,000 में खरीदा हुआ, आज उसकी वैल्यू होगी 10,000 रुपए, तो आपका प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? तो उसको एंट्री पास करनी है आपको, तो आपने एंट्री पास कर ली। गोल्ड अकाउंट को डेबिट 2,000 और प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ गोल्ड को क्रेडिट कर दिया रिवैल्यूएशन के जगह पे। कितने से? 2,000 से। अब आपसे मेरा सवाल है, अगर प्रॉफिट है ही, कितने रुपए का प्रॉफिट है? 2,000 का। तो बुराई क्या है बैलेंस शीट के क्रेडिट में डालने की बजाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में क्यों नहीं लिख सकता मैं प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन? ऐसा लिखा तो दिक्कत क्या है?
क्यों कम हो गए? नहीं कम होने। हाँ तो आज बढ़ाए तो कल कम हो सकते, तो फिर हर प्रॉफिट तो पीएनएल के क्रेडिट में डालते ना, आज प्रॉफिट हुआ तो कल लॉस भी तो हो सकता है। इसका मतलब क्या प्रॉफिट पीएनएल के क्रेडिट में नहीं डालते क्या? फिर आप क्यों बोल रहे हो कि तू ऐसा नहीं कर सकता? पीएनएल के क्रेडिट में डाल नहीं सकता, तेरे को करना है तो उसको बैलेंस शीट के क्रेडिट में ही दिखा। इसके लिए अकाउंट में एक कॉन्सेप्ट है, उसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है? अनरियलाइज्ड गेन। दिख तो रहा है आपको कि आपके असेट की वैल्यू 8 से बढ़ के कितनी हुई है? 10, पर क्या 10,000 हाथ में आए? 10,000 हाथ में आए क्या? आपका गेन है, पर क्या ये गेन कभी आपने रियलाइज किया क्या? रियलाइज मतलब वास्तव में आपको कोई फायदा मिला क्या? आपके संपत्ति में बढ़ोतरी हुई क्या? जो है वही है ना। हाँ, इसको 10,000 में समझो आज सच में बेच देते, इसको 10,000 में आज सच में बेच देते। बुक में थी कितने की? 8 की। बेची कितने की? तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? कितने का? वो प्रॉफिट कहां डालते? ये डालने देते आप, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन को यहां पे डालने देते आप मेरे को, कितना? 2,000। पर आप अगर मैं बोलूं कि मेरी 8 की मशीन 10 में बिक सकती, तो मैं उसको दिखाना चाहता हूं कितने में? 10 में। तो आप मेरे को मना कर रहे हो 2,000 रुपए कहां डालने से? पीएनएल। अब फर्क क्या है? ये 2,000 भी प्रॉफिट है और ये जो माना हुआ प्रॉफिट है ये भी 2,000 का प्रॉफिट है। इन दो प्रॉफिट में फर्क क्या है? ये जो 2,000 आपके हाथ में प्रॉफिट आया ना, ये आपका रियलाइज्ड है। 8,000 की चीज गई, बदले में कैश आई हाथ में, कितनी? 10। तो आपने कमाए कितने? 2,000 आपने माने थे मिलेंगे और आपको मिल भी गए, इसलिए वो आपका कौन सा गेन है? रियलाइज्ड गेन। यहां तो आप सिर्फ मान रहे हो कि ये 8 की मशीन कितने की है? 10 की। तो ये 2,000 का गेन, गेन तो है, पर कौन सा गेन है? अनरियलाइज्ड। कल चल को आपने बेची ही नहीं वो मशीन, कितने में? 10 में। तो क्या गारंटी है कि आज से 5 साल बाद 10 में बिकेगी? हो सकता है 5 साल बाद 2,000 में भी बिके या उतने में भी ना बिके। तो भाई गेन वो चीज है जो तभी प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में डालो जब पक्का हो जाए कि आपका हो चुका है। और जहां तक डाउट है कि ये प्रॉफिट हो भी सकता और नहीं भी हो सकता, तो उसको पीएनएल के क्रेडिट में मत डालो। इसी कॉन्सेप्ट को बोला जाता है कंजर्वेटिज्म। क्या बोला जाता है? कंजर्वेटिव। हम कंजर्वेटिव है, प्रॉफिट को तब तक प्रॉफिट नहीं मानते जब तक कि वो पक्का हाथ में आ जाता नहीं है। ये आया क्या 2,000 पक्का हाथ में? इसलिए इसको पीएनएल के क्रेडिट में डालने की जगह कहां दिखाया? बैलेंस शीट के क्रेडिट। पर कंजर्वेटिज्म बोलता है प्रॉफिट को प्रॉफिट मत मानो, पर लॉस को क्या मान सकते? लॉस। तो अगर केस नंबर 2 होता, कौन सा? डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन ऑफ क्या? ऐसे। अगर मुझे मेरे असेट की वैल्यू आज 10,000 है और मैं चाहता हूं कि 10 ना दिखे, वो कितने में दिखनी चाहिए? 8 में। तो मशीन के अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा कि क्रेडिट? क्रेडिट। तो डेबिट किसको करूं? लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट को। अब सुनो, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ असेट में डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस? अरे डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस? ये डेबिट बैलेंस दो जगह जा सकता है। फाइनल अकाउंट बनाते हो जाएगा या तो पीएनएल के डेबिट में या तो बैलेंस शीट के डेबिट में, मतलब असेट में। अब ये लॉस है, इसको कहां दिखाओगे? शो ऑन डेबिट साइड ऑफ क्या? इसमें रोकटोक नहीं है, इसमें रोकटोक नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके मशीन की वैल्यू 10 से घट के कितनी हो गई? 8। तो 2,000 का क्या हुआ है? लॉस। लॉस को लॉस दिखाने में दिक्कत नहीं है, पर प्रॉफिट को प्रॉफिट तब तक मत दिखाओ जब तक वो क्या नहीं हो जाता? रियलाइज। तो इसमें बहुत सारी कॉन्सेप्ट पड़ी। जब अपन पूरी पढ़ाई करेंगे तब इसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पढ़ेंगे अकाउंट का, जिसमें आपको मटेरियलिटी, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, कंजर्वेटिज्म, रियलाइजेशन, ये सब कॉन्सेप्ट्स है। इन सब कॉन्सेप्ट को थ्योरेटिकली वहां कितना भी पढ़ो समझ में नहीं आएगा,
पर प्रैक्टिकल इसका एस्पेक्ट देखोगे कि ये कॉन्सेप्ट कब, कहां और क्यों लगाई थी, तो आपको समझ में आएगा। सीए फाउंडेशन में याद रखने के लिए ये 2 एंट्रीज है। कौन सी 2 एंट्री? अपवर्ड रिवैल्यूएशन और डाउनवर्ड। बोलो अपवर्ड रिवैल्यूएशन की जर्नल एंट्री, एसेट को डेबिट, रिवैल्यूएशन रिजर्व को क्रेडिट। कहां दिखाओगे रिवैल्यूएशन रिजर्व के क्रेडिट को? बैलेंस शीट के लायबिलिटी। डाउनवर्ड करना है, आप चाहो तो आपकी मशीन की, असेट की, प्रॉपर्टी की वैल्यू को घटा भी सकते हो। क्या एंट्री पास करोगे? लॉस ऑन रिवैल्यूएशन को डेबिट और असेट अकाउंट को क्रेडिट। बुक में जो असेट की वैल्यू है वो क्या होगी आपकी? कम होगी। उस लॉस को चाहो तो नहीं, कहां दिखाओ? पीएनएल के डेबिट से। चॉइस नहीं है, वो लॉस है। और लॉस को लॉस दिखाने के लिए हिंदुस्तान में मनाही नहीं है, और प्रॉफिट को प्रॉफिट दिखाने पे क्या है? मनाही है। कब तक मनाही है? जब तक वो रियलाइज ना हो जाए, मतलब उड़ उड़ करने की नहीं। कौन सा कॉन्सेप्ट है ये? कंजर्वेटिव। और इस कॉन्सेप्ट के आधार पे क्या तय होती है कि क्या अकाउंटिंग एंट्री होनी चाहिए, और इसी को, इस पूरे कॉन्सेप्ट को और कॉन्सेप्ट के आधार पे जब हम तय करते हैं कि क्या अकाउंटिंग होनी चाहिए, इसी को बोला जाता है GAAP। इसका मतलब होता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। हमने प्रिंसिपल बनाया हिंदुस्तान में। कौन सा प्रिंसिपल है हमारा? कंजर्वेटिज्म। ये हमारा प्रिंसिपल। पता है क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स में ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं होता। अगर आप अमेरिका में होते या एग्जाम दे रहे होते सीपीए की, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, जैसे इंडिया में सीए होता है ना, वैसे यूएसए में क्या होता है? सीपी। तो वो लोग क्या करते? वो भी अपवर्ड रिवैल्यूएशन करते हैं, और प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन कहां क्रेडिट कर देते? पीएनएल में। क्योंकि वो लोग कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं करते? वो किसी मामले में कंजर्वेटिव नहीं है। हिंदुस्तानी लोग, हम हर मामले में कंजर्वेटिव है। हमारे पहराव देखो, हमारे कपड़े पहनने का जो ढंग है, कल्चर जो है, वेस्टर्न है कि कंजर्वेटिव है? कंजर्वेटिव। वी आर कंजर्वेटिव इवन इन अवर थिंकिंग, इन अवर अटायर, इन अवर वेयरिंग, इन अवर बिहेवियर। यूनाइटेड स्टेट्स के लोग हर मामले में ओपन है, चाहे उनको कपड़े पहनना हो, उनका कल्चर हो या उनका अकाउंटिंग हो। दे आर नॉट कंजर्वेटिव एनी मोर। वो झोल नहीं खाते अनरियलाइज प्रॉफिट को क्या दिखाने से? प्रॉफिट। ये आपको सीए फाउंडेशन में नहीं है। पर आप सीए फाइनल में जाओगे तो आपको इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दिए, जहां पे आप दुनिया भर के टॉप के सब देशों की अकाउंटिंग पॉलिसी और उनके जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल को भी पढ़ोगे, तो आपको यह पता चलेगा कि कुछ कंट्रीज, कुछ देश कंजर्वेटिव है, तो कुछ कंट्रीज और कुछ देश कंजर्वेटिव नहीं है। हम कॉस्ट प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। हम कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करते हैं? कॉस्ट। एग्जाम्पल के तौर पे मेरे दादाजी ने किसी एक जमाने में एक बिल्डिंग खरीदी थी 10 लाख की। मेरे दादाजी ने किसी एक जमाने में एक बिल्डिंग खरीदी थी, कितने लाख रुपए की? 10। मैंने पहले साल डिप्रिसिएशन लगाया 1 लाख और दिखाया कितने में? 9। मैंने दूसरे साल में गया, दूसरे साल में 9 में से 1 डिप्रिसिएशन लगाया, कितने में दिखाया? 8। तीसरे साल की बैलेंस शीट बनाई, 8 में 1 का डिप्रिसिएशन लगाया, कितने में दिखाया? 7। हालांकि जब बिल्डिंग 10 की खरीदी थी तो पहले साल ही 9 हो गई, वास्तविक मार्केट में उसकी कीमत उसी साल 15 हो चुकी थी। दूसरे साल में मेरे बुक में 8 दिख रहा, पर मार्केट में इसकी वैल्यू कितनी हो चुकी थी? 20। तीसरे साल मेरे बुक में दिख रही है 7, पर मार्केट में इसकी वैल्यू हो चुकी थी 25। मार्केट में तो मेरे बिल्डिंग की वैल्यू घट रही है, पर मेरे बुक में मैं वैल्यू क्या करते जा रहा हूं? कम। मैं बिल्डिंग को हमेशा किस पे दिखा रहा हूं? कॉस्ट। ये बिल्कुल गलत है। आप किसी के भी बुक में, जिसका बिजनेस आज से 15 साल पहले चालू हुआ था, अगर उसने लैंड 1 लाख में खरीदी थी तो लैंड पे तो क्या नहीं लगता? डेप्रिसिएशन। तो आज भी कितने में दिखेगी वो? 1 लाख में। कौन से प्रिंसिपल के हिसाब से? वास्तविक उसकी कीमत आज 1 करोड़ से भी ज्यादा है, पर उसके बैलेंस शीट में वो कितने में नहीं दिखती? 1 करोड़ में नहीं दिखती। क्या ये किया जा सकता है? क्या मैंने 1 लाख की मशीन खरीदी, साल खत्म हो गया, मेरे जमीन की कीमत 2 लाख हो गई, तो मुझे तो एंट्री पास करनी चाहिए, मशीन को डेबिट और 1 लाख, और प्रॉफिट को क्रेडिट कितना? 1 लाख। फिर अगले साल मशीन की जमीन की कीमत 5 लाख हो गई, तो मुझे एंट्री पास करनी चाहिए, लैंड अकाउंट को डेबिट 3 लाख, प्रॉफिट को और क्रेडिट कितना? 3 लाख। तीसरे साल मशीन 10 लाख की होगी, मुझे और एक एंट्री पास करनी चाहिए, लैंड को डेबिट 5 लाख और प्रॉफिट को क्रेडिट कितना? 5। पर मैं ऐसा करता हूं क्या? कॉस्ट में अगर 1 लाख की जमीन है तो मैं जिंदगी भर उसको कितने में दिखाऊंगा? यूएस वाले ऐसा नहीं मानते।
वो लोग फॉलो करते फेयर वैल्यू। वो लोग क्या फॉलो करते हैं? फेयर वैल्यू। उसने अगर पहले 1 लाख में मशीन लैंड खरीदी और अगर साल एंड होते होते उसकी कीमत 2 लाख हो गई, तो 1 + 1 कितना कर देंगे? 2, और एंट्री पास करेंगे, लैंड को डेबिट और प्रॉफिट को क्रेडिट। अगर अगले साल 2 है और 3 से बड़ी, तो एंट्री और पास करेंगे, लैंड को डेबिट और प्रॉफिट को क्रेडिट, और बैलेंस शीट में कितने में दिखाएंगे? 5 में। अगले साल और 5 से बढ़ गई तो और एक में एंट्री पास करेंगे, लैंड को डेबिट और प्रॉफिट को क्रेडिट, और बैलेंस शीट में कितने में दिखाएंगे? 10 लाख। वो कॉन्सेप्ट कौन सा कॉन्सेप्ट है? हम कौन सा फॉलो करते हैं? इसको बोला जाता है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। क्या बोला जाते हैं? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। इसको बहुत डिटेल में पढ़ना है, पर इसको थ्योरेटिकली पढ़ नहीं सकते, पहले इसको प्रैक्टिकली समझना पड़ता है कि ये कॉन्सेप्ट कब, क्यों और किस तरह से लगाई थी। तो आज के लेसन में बस इतना ही लर्निंग। बोलो, मशीन को या असेट को अपवर्ड रिवैल्यूएशन करना है तो एंट्री क्या पास करोगे? डाउनवर्ड करना है तो? अब मुझे बताओ, असेट का अगर अपवर्ड रिवैल्यूएशन होगा या डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन होगा तो क्या इसके एस्टिमेट्स में चेंज होगा क्या? कॉस्ट, यूजफुल लाइफ और रेसिडुअल वैल्यू के? हाँ। तो रिवैल्यूएशन करने के बाद क्या डिप्रिसिएशन में चेंज होगा क्या? 11th में क्या सीखे थे? सिर्फ ऐसा सादा सादा प्लेन वैनिला क्वेश्चन था, कोई फ्लेवर एडेड नहीं थे। एक खरीदी मशीन, उस पे लगाओ WDV या लगाओ क्या? SLM, फिर उसको बेचो तो या तो होगा प्रॉफिट या तो होगा लॉस, और यूनिट खत्म हो गया था। सीए फाउंडेशन की शुरुआती कहां से हुई? SLM WDV तो था, पर पहले ही 2 मेथड आ गई अकाउंटिंग की, डायरेक्ट मेथड और चलो बात को यही खत्म कर देते तो पढ़ाई में कोई चैलेंज ही नहीं रहता था। फिर तो डिप्रिसिएशन लगा ना, डायरेक्ट मेथड से भी सीख गए, इनडायरेक्ट से। अब वो बीच बीच में कीड़े पैदा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं वो? एस्टिमेट में चेंज कर रहे हैं। एक बार गवर्नमेंट ग्रांट आई तो एस्टिमेट चेंज हुआ, तो तीसरे साल से क्या चेंज हुआ? डिप्रिसिएशन। अब हमको और कीड़े काटेंगे, हम असेट को या तो अपवर्ड रिवैल्यूएशन करेंगे या तो डाउनवर्ड, फिर उसके डिप्रिसिएशन में क्या आएगा? चेंज। इतना होने के बाद यह भी हो सकता है कि हम इसको बेचे। अब बेचते वक्त हमारे इसमें असेट अकाउंट भी दिखेगा, अपवर्ड रिवैल्यूएशन अकाउंट भी दिखेगा, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट भी दिखेगा। इन सब का जुगाड़ करके फिर पता करना पड़ेगा कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, और उसकी क्या पास करनी पड़ेगी? जर्नल एंट्री, और उसके क्या बनाने पड़ेंगे? अकाउंट। मतलब आपके 11 के प्लेन वैनिला में क्या ऐड होते जा रहे हैं अभी? फ्लेवर्स, कुछ मजेदार चटपटे फ्लेवर्स। इसमें बीच में करंट भी आएगा, ब्लैक करंट, तगड़ा फ्लेवर है, मजा आएगा। फिर हम एस्टिमेट वैल्यू मेथड भी चेंज करेंगे बीच में से, अपने को लगेगा क्यों WDV SLM क्यों नहीं, क्यों SLM क्यों WDV क्यों। तो बेसिक वही है डिप्रिसिएशन, पर सीए फाउंडेशन इज नॉट बेस्ड ऑन द बेसिक, इट रियली बेस्ड ऑन द चैलेंजेस। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपका फंडा क्लियर होगा, तो जैसी चाहे कॉन्सेप्ट आए आप सही अकाउंटिंग करते जाओगे। यहां तक बात समझे? अब अगर अपवर्ड और डाउनवर्ड करते तो डिप्रिसिएशन कैसे लगाने का, इसका लेसन अपन पढ़ेंगे कब? कल। तब तक के लिए ब्रेक लेते हैं।